हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू JMM। आज हम बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए, जिसमें हम SST को कवर करेंगे। SST पेपर 2 का पार्ट्स है जहाँ पर NCERT पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस आते हैं। और आज की क्लास न्यू NCERT बेस्ड पर होगी। हमारा टारगेट होगा 60 आउट ऑफ 60। तो बिना देर करते हुए हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। यह हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास कल कवर हो चुकी है। आप मेरे चैनल के माध्यम से उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर मिलकर निर्माण करते हैं। तो किस चीज़ का निर्माण करते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का। नेक्स्ट है प्रमुख याम्योत्तर का, या फिर ग्रिड का, या निर्देशांकों का। तो बताइए, ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांत रेखाएं होती हैं, यह ग्रिड का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर एक आदर्श वाक्य लिखा है, श नो वरुण। ये लिखा है, तो इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है, हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। ऑप्शन बी है, हे वरुण हमारे लिए लाभकारी हो। ऑप्शन सी है, हे वरुण हमारी रक्षा करें। एंड ऑप्शन डी है, हे वरुण हमारे लिए मंगलमय हो। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? जो श नो वरुण इसका अर्थ होगा, जो कि भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह है, उसका ये आदर्श वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। ठीक है, चलिए हम आपको इसका सिंबल भी दिखाते हैं। ये देखिए, यही सिंबल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ श नो वरुण। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 26 दिसंबर के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देश प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए। इस सुनामी के आने का क्या कारण था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, नेपाल में आया भूकंप, या फिर कोरल सागर में आया भूकंप, इंडोनेशिया में आया भूकंप, या नेक्स्ट है जापान में आया भूकंप। ठीक है, 26 दिसंबर के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत और 13 देश में प्रचंड सुनामी आई थी। ठीक है, जिससे प्रभावित हुए सारे देश। तो इसमें सुनामी आने का क्या कारण था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में आया भूकंप। ठीक है, इंडोनेशिया के भूकंप ही कारण था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में 5 छल्ले दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है? पहला है, विश्व भर से खिलाड़ियों में एकत्र होने का प्रतीक है, या फिर विश्व शांति का प्रतीक है, विश्व के 5 सबसे शक्तिशाली देशों का प्रतीक है, या फिर विश्व के 5 महासागर का प्रतीक है। जो ओलंपिक खेल होते हैं, उसका जो सिंबल में 5 छल्ले दिखाए जाते हैं, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से 5 छल्ले होते हैं, जो आपस में एक दूसरे से लगे हुए होते हैं ना। तो यही बताया जा रहा है कि ओलंपिक खेल का प्रतीक है ना, तो ये क्या शो करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो छल्ले हैं, ये शो करते हैं विश्व भर से खिलाड़ियों के एकत्र होने का प्रतीक है। ये 5 छल्ले जिस तरह से एक दूसरे से बंधे हैं, उसी तरह जो खिलाड़ी होते हैं वो सब भी क्या होते हैं? एकत्र होने का प्रतीक होते हैं। ठीक है, तो ये जो छल्ला है यही शो करता है। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विश्व भर से खिलाड़ियों के एकत्र होने का प्रतीक है क्या? ओलंपिक खेलों के प्रतीक में जो 5 छल्ले होते हैं, वही ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस प्रकार के वन में नर्म काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़ या फिर देवदार उगते हैं या पैदा होते हैं? किस प्रकार के वन में इस तरह के पेड़ पौधे पैदा होते हैं? तो आप ऑप्शन है, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन,
शीतोष्ण शंकुधारी वन या फिर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसमें से ऐसे कौन सा वन वाला ऑप्शन सही होगा जहाँ पर नर्म काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते हैं। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शंकुधारी वन। शंकुधारी वन में वृक्ष जैसे चीड़ हो गए, देवदार हो गए, ये सब उगते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें ए और बी ऑप्शन दिया गया है, आपको पहचान करना है कि ये जो ए और बी ऑप्शंस हैं वो किस तरह के महाद्वीप को शो करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन बी है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, और बताइए ये जो दो ऑप्शंस दिए गए हैं ये किस महाद्वीप की बात करते हैं? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं क्योंकि सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया को ही हम क्या बोलते हैं? द्वीपीय महाद्वीप। ओके, देन ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील के कंपास और वेनेजुएला के लानोस के उदाहरण हैं। तो ये जो ये देखिए क्या है, ये घास है। जैसे ब्राज़ील में कौन सी घास पाई जाती है? कंपास। वेनेजुएला में लानोस। ठीक है, ये इस तरह के। तो बताया जा रहा है कि ये किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय वनस्पति के, ऑप्शन बी शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, ऑप्शन सी टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, या फिर ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। तो जैसा कि मैंने बताया ये तो घास ही है, जिसे ब्राज़ील के कंपास घास होते हैं, वेनेजुएला के जो घास होते हैं उसको हम लानोस बोलते हैं। तो ये तो पता चल गया कि घास स्थल है। इट मीन्स ऑप्शन बी और सी इन दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन अब ये बताना है कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय हैं या फिर उष्ण कटिबंधीय हैं। तो ये जो घास है ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मीन्स ब्राज़ील के कंपास, वेनेजुएला के लानोस ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो इससे आप माइंड में ज़रूर रखिएगा कि ब्राज़ील के कंपास और वेनेजुएला के लानोस ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भ्रंशोत पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए वासजेस पर्वत, ऑप्शन बी यूराल पर्वत, ऑप्शन सी हिमालय पर्वत एंड ऑप्शन डी आपलेशियन पर्वत। तो इसमें से कौन सा? ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आया है, कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वासजेस पर्वत जो होता है वो भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? ऑप्शन ए डेल्टा में, ऑप्शन बी रेगिस्तान में, ऑप्शन सी हिमनद में, हिमनद हिमोर, या फिर ऑप्शन डी समुद्री गुफा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तान। ओके, रेगिस्तान की जो स्थलाकृतियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? छत्रक शैल। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ राइट आंसर। अब बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की जो आपको ज़रूर से याद रखना है। ठीक है, यही सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और मुझे तो लगता है कि हाँ ये मुझे आता है, बट एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी होंगी, जैसे कि जब मैग्मा ऊर्ध्वाधर तल में जमता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाइक। ओके, जब मैग्मा ऊर्ध्वाधर तल में जमता है तो वह क्या कहलाता है? डाइक। लेकिन जब मैग्मा क्षैतिज या समानांतर परतों में जमता है तो वह क्या कहलाता है? सिल। ओके,
डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर इट, जब मैग्मा ऊर्ध्वाधर तल में जमता है तो उसे हम डाइक बोलते हैं, लेकिन जब मैग्मा क्षैतिज या समानांतर परतों में जमता है तो वह सिल कहलाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये भी याद रखने की बात है कि कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से ऐसे चट्टान हैं जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। ओके।